अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की बाज़गश सुनाई दे रही है। ये तासुर उभर रहा है कि जैसे हुकूमत और तहरीक इंसाफ में रंजिशें कम होती जा रही हैं, लेकिन माजी देखें तो तब भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। अब की बार भी ये ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में पसे पर्दा कोई बात बन रही है, लेकिन बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर हालिया ट्वीट्स को देखें तो उनमें इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने मज़ामती बयानियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मौजूदा सिस्टम से निकलने की तैयारी कर रही है। स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा देने की बात हो या ज़िमनी इलेक्शंस के बायकॉट का ऐलान हो, ये तमाम इक़दाम पैगाम दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मौजूदा निज़ाम को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जो बिलवास्ता इदारों के लिए पैगाम है कि तहरीक इंसाफ अपने मज़ामती बयानिए से किसी तौर पर भी एक फिट जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सैलाब की तबाहकारियाँ हों या फिर जश्न आज़ादी हो या फिर भारत के साथ जंग हो, तहरीक इंसाफ किसी भी मौके पर अपने बयानिए में लचक नहीं लाई। और इसकी मुमकिन वजह ये हो सकती है कि पार्टी में बहुत सारे रहनुमा ये सोचते हैं कि तहरीक इंसाफ मज़ामती बयानिए की वजह से ही अपनी सियासत को ज़िंदा रख सकती है, और इस जमात के हिमायती और सपोर्टर्स भी सिर्फ मज़ामती बयानिए को समझते हैं। लेकिन अब इन तमाम बातों के बावजूद ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत में कहीं ना कहीं राब्ते हो रहे हैं, और ये तासुर उस वक्त मज़ीद गहरा हुआ जब अलीमा खान ने हाल ही में खिलाफ तवक्को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिमायत में ये बयान दिया, जिसमें उनका कहना था कि सैलाब से निमटना सिर्फ मरियम नवाज़ का काम नहीं है, ये फ़र्ज़ है कि वो सैलाब से निमटने में अपना अपना किरदार अदा करे। अब अलीमा खान के इस बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर तनकीद की बजाय एक तरह से उनके हक़ में बात की गई है, जबकि पार्टी में बहुत से रहनुमा मरियम नवाज़ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे, और सियासी हलकों में यह भी ख्याल किया जाता है कि दर हकीकत अलीमा खान बानी पीटीआई के मौक़िफ़ को मीडिया के ज़रिए आगे पहुँचाती है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये तासुर उभर रहा है कि पसे पर्दा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं या फिर मुज़ाकरात होने वाले हैं, और ये तासुर इसलिए भी ज़ोर पकड़ रहा है क्योंकि वाकिफ़ान हाल के नज़दीक पार्टी की आदत मज़ामती सियासत से उकता चुकी है। बार बार के एहतजाज और धरनों की सूरत में कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से पीटीआई के अहम रहनुमा बेजार हो चुके हैं, और इसलिए पार्टी में मौजूद बहुत से रहनुमाओं का यह ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को अगर अपने लिए सियासी गुंजाइश निकालनी है तो इसके लिए मुज़ाकरात ही वाहिद ज़रिए हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आतिफ खान अपनी जमात को ये मशवरा दे रहे हैं कि इस वक्त पार्टी को रास्ता निकालने की ज़रूरत है। पीटीआई सियासी जमातों से अपोजिशन अलाइंस से मामला तय करे और ये अलाइंस हुकूमत से बात करे। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयानात ये पैगाम दे रहे हैं कि आखिर पसे पर्दा कुछ तो हलचल हो रही है या फिर हलचल होने जा रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई अपने इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी हालिया ट्वीट्स इसकी दलील है। शायद इसी को देखते हुए राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता दिनों ये अहम और मानी खेज़ बयान दिया था, जिसमें उनका कहना था कि बानी पीटीआई जिस तरह चल रहे हैं, मुझे लगता है वो जेल में अपने 14 साल पूरे करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नासिर भट्ट साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त है इसमें कोई हकीकत है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात हुकूमत तो जब से 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, वो मुज़ाकरात कर नहीं रहा। वो कह रहा है मुझे वो छुड़ा लेंगे, मुझे जेल से बाहर लाएंगे, वो उस तरफ माइल है। तो हुकूमत तो आज भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान का रवैया, उसका जो तरीका कार है, वो आप उसका माजी देख लें। उसने एक दफ़ा एक पूरी टीम बनाई अपनी के मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत से। स्पीकर साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, याद सादिक साहब ने, और हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे बिठाया। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग के बाद वो अपना गौर साहब है, वो कहते हैं बैरिस्टर गौर के जी मैं जेल से मिल के आया हूँ, और उन्होंने बाहर जेल के बाहर ही आके कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म। हुकूमत ने फिर भी कहा, हम बैठे रहे कि अभी 4 दिन बाकी हैं, आप हमसे बात करें, तो वो हमसे बात नहीं करता। हुकूमत तो बात करने के लिए तैयार है। अब मुझे नहीं पता, आप इमरान खान समझता है कि मैं जिस तरह 2018 में आया था, जिनके कंधे पे बैठ के आया था, उनके साथ बातचीत करके माफ़ी मांग के कुछ करके बाहर आ जाऊंगा। बाहर तो इमरान खान ने आना है जब उसको अदालत ने नहीं। लेकिन सेनेटर साहब, अभी मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई पेशरफ्त हुई है, कोई ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हुई है? ये तो पहले की बात है ना जो आप कर रहे हैं। अभी कोई ग्राउंड रियलिटीज में तब्दीली आई है? देखें, अब हुकूमत तो तैयार है।
जो इमरान खान की जो जमात है उसका रवैया है, एक बंदा कहता है हम बात करेंगे, दूसरा कहता है बात नहीं करेंगे, असद कैसर कहता है जी कि बात करनी चाहिए। बात है उनके अंदर 10 ग्रुप हैं, वो आपस में एक नहीं है, लेकिन हुकूमत बात कर रही है, हुकूमत उनसे बात करेगी। उनका तरीकाकार जो है वो ये चाहते भी है बात करें। इमरान खान कहता है कि मुझे इस पे बात करो कि मैं जेल से बाहर आऊं, हुकूमत कहती है कि आप हमसे बात करें, जो मसाइल है इलेक्शन कमीशन का है, जो दूसरे मसाइल हैं वो बैठ के ही हल होंगे। लेकिन अब ये एक नई बात वो कर रहे हैं कि इस्तीफों वाली। फिर भी देखें, स्पीकर साहब ने, एक जमहूरियत है, उन्होंने कहा कि आप अपना माजी देख लें, आपने पहले भी पंजाब असेंबली से इस्तीफे दिए, KPK से इस्तीफे दिए, तो फिर आपने क्या फायदा लिया? और इससे पहले क्यों दफा एपिसोड हुआ, इन्होंने जाके इस्तीफे दिए, फिर उसके बाद इस्तीफे वापस लेने शुरू कर दिए। तो इसको देखते हुए स्पीकर साहब ने कहा कि आप इस्तीफे जो दे रहे हैं कौमी असेंबली से, जो कायम कमेटी है, तो हम आप उसके साथ बात करेंगे, आप को हम समझाएंगे ये काम ना करें, जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। ये जो आप तरीका नहीं, लेकिन तासुर तो उभर रहा है कि इस्तीफे देने का मामला जो है वो भी किसी अरेंजमेंट या एंगेजमेंट के तहत है। इस्तीफे भी ऐसे नहीं दिए जा रहे, यानी बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, नहीं देखे, अगर आप, मुझे तो इतना ही पता है कि अगर इमरान खान ने कुछ नहीं सीखना, कुछ ये उसका एक जिद है, रवैया है कि मैं जेल से बाहर आऊंगा, तो फिर वो मुझे नहीं पता कि अदालत के अलावा उसके पास कौन सा रास्ता है कि जो जेल से बाहर आएगा। हुकूमत के पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि उसको जेल से बाहर लाएंगे। जेल से बाहर उसने आना है अदालतों के जरिए, और जो रवैया अख्तियार किया हुआ इमरान ने, अगर वो रवैये में चेंज लाएगा, बात करेगा, तो उससे बात होगी। और वो उसका एक ही रास्ता है कि मैं वहां से चला जाऊं, जैसे 2018 में हुआ, उनसे मिलूं, बात करूं और मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हुकूमत पे भी अभी किसी किस्म का दबाव है, हुकूमत महसूस कर रही है, ख़ास तौर पे कुछ आईनी तरामीम को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेके कहीं से कोई दबाव को प्रेशर आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं आ रहा। बात यह है कि जिस तरह का रवैया इमरान खान का, उसको वो अपने जाल में खुद फंसी जा रहा है, उसको कोई समझ नहीं आ रही। मैं ये एक बात करता हूँ, कुछ सरेआम के पीपल्स पार्टी और नून में कितने इख्तलाफात होते थे, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, हमने कुछ सीख लिया, वो नहीं सीख रहा। पता नहीं उसको जब सीखेगा, जब 14 साल की सजा पूरी करेगा। नहीं, ये पैगाम आपने खान साहब को दिया है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मुत्तहिद होने का वक्त आन पहुंचा है, कोई इकट्ठा होना चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक वे के अंदर हो सके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट्री फ्लोर से हो सके। कहीं ना कहीं को प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कुछ तरामीम को लेके? नहीं, कोई ऐसा प्रेशर हुकूमत के ऊपर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत पहले दिन से आज तक उसी बात पे खड़ी है कि आप हमसे बात करें। हम उसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको गौर, जो बैरिस्टर गौर को हाथ में ला के कहीं कह चुके हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आए बैठ के बात करें। मुझे आप एक बात बताएं, 2 साल गुजर गए, उसने कोई बात नहीं की। वो अपने किए की सजा उसको मिल रही है, 9 मई है, 26 अब आप क्या बात करना चाहते हैं? है। आप कह रहे हैं बात करना, क्या बात करना चाहते हैं बानी पीटीआई या तहरीक बात इंसाफ से? करना क्या बात चाहते हैं कि करेंगे? देखें, बात ये होगी कि जमहूरियत की मजबूती के लिए, अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन का एक मसला है, वो किसके साथ हुकूमत बात करेगी? जमहूरियत अपोजिशन के साथ। ये हमसे कोई बात नहीं करते। कोई चीज सामने अगर कोई प्रॉब्लम है, हुकूमत को अपोजिशन ये समझती है कि हमारी चीजें जो खराब हो रही है, हमें ठीक करना है, बात करनी है, तो हुकूमत तैयार है। ये कहते हैं हम बात नहीं करते, तो किससे बात करेंगे? मुझे बताएं, अगर कोई चीजें उनके जहन में है कि ये चीजें ठीक नहीं है जी, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन का टाइम पूरा हो चुका है, नया इलेक्शन कमीशन आना है, हम उनसे बात करेंगे, हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, उसमें बात करेंगे। उनका रवैया जब तक चेंज नहीं होगा, हम तो कहते हैं, अगर वो उनको नहीं समझ आ रही, वो नहीं चाहते, उनको कोई और ही ट्रंप है या कोई और आके उसको छुड़ाएगा जेल में, तो ये इमरान खान की भूल है, अब ऐसा नहीं होगा। नासिर भट्ट साहब, ये मरी में जो बड़ों की अहम बैठक हुई है, मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? देखें, इस मुलाकात का एजेंडा देखें, ये जो हमारे जिमनी इलेक्शन थे उसके बारे में था, वो चीजें थी, उसमें सारा कुछ हुआ, टिकट अनाउंस हुए, किसने इलेक्शन लड़ना है, ये मियां साहब ने मीटिंग बुलाई थी, सिर्फ यही एक एजेंडा था। तो बाकी देखें ना, सियासी जमातें अगर आपस में को मिलती हैं, मियां साहब ने सिर्फ मरी में जो बैठक हुई थी इसी पे हुई थी कि किसको टिकट, और फिर आप देखें सब अनाउंस हो गए, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। हुकूमत बिल्कुल उसी, मैं कहता हूँ जी कि हुकूमत की जितनी सियासी जमातें वो सब इकट्ठी हैं इस वक्त, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। देखें, आज PM साहब गए हैं ना चाइना, हमारे अब PM साहब को रिकॉग्नाइज दुनिया कर रही है, हमारी खारजा पॉलिसी देखें कितनी कामयाब है।
तो इसको हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जमहूरियत की मजबूती, पाकिस्तान को मजीद बेहतर करने के लिए हम अपोजिशन के साथ हों, अपोजिशन की बात सुने, वो हमारी सुने, हम बैठ के बात करें, उसमें से कई मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन वो बात नहीं करते, तो वो समझते हैं कि हमने जेल से इमरान खान को निकालना है, तो इमरान खान को निकालने के लिए तो आपको अदालत में जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए मियाँ साहब इस वक्त मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, तो क्या वो ये मशवरा दे रहे हैं कि बाई इलेक्शंस कंटेस्ट करने चाहिए और फिर पीटीआई अगर स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफ़ी हो जाती है या इस्तीफ़ों का सोचती है तो फिर वो स्पेस पीएमएलएन फिल करेगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाएंगे? बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे ज़ाहिर एक बड़े हैं, तो बड़ों का जो रोल है वो प्ले करेंगे कि पीटीआई को पार्लियामान में लाने के लिए कोशिशें खुद करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तैयार करेंगे कि बाई इलेक्शन कंटेस्ट करें और जो स्पेस इस वक्त क्रिएट हुई है उसको फिल करें नून लीग? देखें, आप देखें, अगर स्पीकर अयाज सादिक ने आज भी ये कहा है कि भाई आप ऐसा ना करें, इस्तीफों की बात ना करें, आप कौम ये बात आपसे बैठ के करना चाहते हैं, आपके जो मसाइल है उसको, इस्तीफे की जो बात है उसको आप थोड़ा सा रोक लें, हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा ना, माजी में भी इन्होंने इस्तीफे दिए पीटीआई ने, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, इस्तीफे वापस लेने आ गए, इन्होंने असेंबलियां तोड़ी। बात यह है कि इमरान खान कुछ सीख नहीं रहा, उसका एक ही दिमाग है, वो उसका एक ही है कि मुझे बाहर निकालो। इसके अलावा इमरान खान की कोई सोच नहीं है, ना उसको मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोच है, ना कुछ और उसके दिमाग में आता है। एक ही बात आती है, मैं जेल से बाहर आऊंगा। तो जेल से बाहर, मैं फिर कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा कि जेल से बाहर आपको हुकूमत नहीं लाएगी, ना हुकूमत ने आपको जेल भेजा है। अगर आप जेल से बाहर आएंगे तो अदालत के जरिए आएंगे, अदालत जब आपको जेल से बाहर लाएगी, हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। बट नासिर भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कि आपको भी अनकरीब बानी पीटीआई की या तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ने वाली है? जिस इत्तेहाद पे आप खड़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी हुकूमत है और बहुत गुडी गुडी है, वो भी मुस्तकबिल करीब के अंदर उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखें, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जिस नाजुक मोड़ पे पाकिस्तान चला गया था, ये लोग जो 3 साल में तबाही करके चले गए थे, सब बेवतन सियासी जमातों ने ये सोचा, एक होके, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे नून है, चाहे एमकेएम है, सब ने सोचा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें अपनी हर चीज भूल के, अपनी हर मुखालफत भूल के एक होना चाहिए। हमने ये किया और आज तक इंशाल्लाह हम चल रहे हैं, आगे भी 3 साल पूरे होंगे। हमारा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान बेहतर हो, अवाम के हालात बेहतर हो। तो इमरान खान का एक एजेंडा है, मुझे जेल से निकालो और मैं बाहर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए। देखिए, वो उसका क्या काम है, जब भी कोई बेहतरी की चीज आती है वो इसमें ऐसे हालात पैदा करता है। जब IMF से बात होती है तो कहता है भाई, खत लिखता है, नहीं इनसे बात नहीं करनी, अगर हम आगे तो ये चीज आपकी हम खत्म कर देंगे। इमरान खान का अगर एजेंडा यही है तो वो कामयाब नहीं होगा। नासिर भट्ट साहब, उसको समझ वो तो कामयाब होगा या नाकाम होगा, मैं तो आपकी हुकूमत से मुताल्लिक ये कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल करीब में अगर आप नाकाम हो गए तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको भी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला है, फिर वो जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, फिर सूबों की बाज़गश भी सुनाई दे रही है, तो ये सब मामला इतने सादा और इतने आसान तो नहीं है जितने आप समझ रहे हैं कि सिर्फ पानी पीटीआई को तनकीद करके, क्रिटिसाइज करके आप बड़े चैन से बैठ जाएंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नजर नहीं आता सर। देखिए, एक मैं बात बताऊं, जमहूरियत में इख्तलाफात है ना, जमहूरियत का हुस्न होता है। अगर एक जमात को देखें, हमारे जो कहते हैं ना, हमारी सोच और पीपल्स पार्टी की सोच में फर्क था। हमारे सोच और थी, हम कहते थे नहीं इस तरह होगा, पीपल्स पार्टी कहती थी नहीं इस तरह होगा। हम इकट्ठे बैठे, हमारे हजार इख्तलाफात होते हैं, आप देखें बैठते हैं तो बात उसको रिजॉल्व हो जाता है हर इशू। इमरान खान को भी यही सोच रखनी चाहिए कि उसके इख्तलाफात अगर हैं, हमसे हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, बाकी जमातों से हैं, तो वो रिजॉल्व इशू बैठेगा तो करेगा ना। जमहूरियत इसी का नाम होता है, लेकिन उसके अंदर ये चीज नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हमने इकट्ठे चलना है, इंशाल्लाह हमने 3 साल पूरे करने हैं। हमने एक दूसरे, जहाँ किसी की गलती होती है, देखिए छोटे मोटी बातें होती हैं, जब लीडरान बैठते हैं तो वो इशू रिजॉल्व हो जाता है, आपके सामने है। अब भी ऐसा होगा, इंशाल्लाह ये 3 साल पूरे होंगे और अगले 5 साल बाद भी अगर इमरान का यही रवैया रहा तो फिर अवाम खुद फैसला करेंगे, जो कर रहे हैं, कि अगर ये इसी तरह है, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए वो कहता है कि मेरे लिए कुछ करो, तो फिर उसका यही हाल है, बैठेगा नहीं। देखें, कल हम अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में है। वो तो जब हुकूमत में था तब वो अपोजिशन से बात नहीं करता था, उसका तो रवैया ही ऐसा है, क्योंकि वो जिस तरह लाया गया है वो उसी तरह चलेगा। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान अगर इस रवैये से कामयाब होगा उसको नाकामी होगी। अब ये जो तरीके इख्तियार करता है कि मैं इस्तीफे दे रहा हूँ, ये चीजें पहले वो कर चुका है, उसमें उसको नुकसान हुआ है।
और अब वो कुछ नहीं सीख रहा। अगर इसी रास्ते पे चल रहा है तो बाकी सियासी जमातें जो Nasir हुकूमत Bhatt में साहब, I बैठी have हैं, to take a very लाख quick short इख्तलाफात break के here. बावजूद। सेनेटर नासिर भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नुमा हमारे साथ मौजूद थे. लेट्स टेक अ ब्रेक हियर. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. भारत ने एक और अल्टीमेटम दे दिया है, अलर्ट कर दिया है. एक और सैलाबी रैला टकरा सकता है. कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही. सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं. एक बार फिर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से मुल्क के मुख्तलिफ अजला में खतरे की घंटी बज चुकी है. भारत से आने वाला बड़ा रैला आज हेड मराला पहुंच रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में ये सैलाबी रैला मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा. महकमा आबपाशी और रिलीफ कमिश्नर पंजाब की रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि 2 से 3 सितंबर के दौरान 10 लाख क्यूसेक का रैला हेड पंजनत पर पहुंचने का इम्कान है. यानी आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है. बहरहाल सैलाब से दरियाए जनाब के किनारे आबाद इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं. जंग के मकाम पर सैलाबी रैले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है. दर्जनों बस्तियाँ डूब गई हैं, खेत खलियान पानी में बह गए और मकीन अपनी जानें बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ निकलने पर मजबूर हो चुके हैं. इसी तरह चिन्योट में रेले ने हर शय तहस नहस करके रख दी है. हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं. सैकड़ों आबादियाँ मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं और पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है. दूसरी जानिब दरियाए सतलुज भी बेकाबू हो रहा है. लुटन के मकाम के पर हेड इस्लाम पर पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है. नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं, जबकि आर्जी हिफाजती बंद टूटने के बाद मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दूचार है. चिश्तिया में सैलाबी रैले ने 100 से ज़ायद देहात को अपनी लपेट में ले लिया है. मोतियावाला बंद टूटने से पानी तेज़ी से बस्तियों में दाखिल हो गया और लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं. मंजराबाद में अहम सड़क टूट जाने से कई देहात और उनका ज़मीनी राब्ता कटा हुआ है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुतासर हो रही हैं. यानी पंजाब भर के अंदर सिचुएशन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल नहीं है और ज़ाहिर है फोरकास्ट भी को बहुत अच्छी नहीं है. वक़ार शिराजी साहब माहिर माहौलियात हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. डॉक्टर वक़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. अब सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है. भारत की जानिब से एक अलर्ट इशू किया गया है, आइंदा 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं. तो इसका मतलब ये समझा जाए कि दिस इज़ नॉट ओवर येट, अभी एक रैला आ सकता है और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ टकरा सकता है. जी बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त रावी और चनाब दोनों के कैचमेंट एरियाज जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है और जहाँ से ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, वहां तक के इलाके में मानसून के मौजूदा स्पेल के तहत शदीद बारिशें हो रही हैं और मजीद पानी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि हमें भारत की जानिब से एक इंटीमेशन दी गई है कि 7 लाख का मजीद रहना मुतवक्के है. तो ये ऐन मुमकिन है और इसमें जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जब दरियाओं में पहले ही एक सैलाबी सूरत हाल मौजूद होती है, अगरचे वो कम भी हो जाए तो उसके बाद जब रेला आता है वो अगर कम नौयत का भी हो तो उससे नुकसान का खदशा ज्यादा रहता है. उसकी दो वजूहात रहती हैं. एक तो दरियाओं के किनारे जो पुश्ते बनाए जाते हैं, यानी जो इंसानी बंद बनाए जाते हैं, वो कमजोर हो चुके होते हैं जो शहरी आबादियों का दिफा करते हैं. और दूसरी बात यह कि दरियाओं के पैंदे में और आसपास के फ्लड प्लेन्स में पानी को सोख करने की, यानी उसको जज्ब करने की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है, जिसके वजह से बाद में आने वाले जो रेले हैं वो अगर कम शिद्दत के भी हों तो उनसे नुकसान का एहतमाल ज्यादा रहता है. ठीक, यानी अभी जो फोरकास्टिंग है वो क्या है, जो भारत ने अलर्ट जारी किया है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस नौयत का रेला यहाँ से टकरा सकता है? और दूसरा, जैसे आपने कहा कि नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो यही है ना कि लोगों का इनखला हो जाए, लोगों को निकाल लिया जाए. अब ज़ाहिर है एक फेज़ से हम गुजर चुके हैं, ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं. अब क्या आप समझते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर इक़दाम हो सकता है? देखिए, एक कुदरती आफत है जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड क्लाइमेट ही है, यानी मौसमी तगयुरात और मौसमी तब्दीलियों की वजह से वो मौसमियाती तब्दीलियां जो इंसान की ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से और इस पूरे के दर्जा हरारत, औसत दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से पैदा हुई है. उसकी वजह से ये बात तो हकीकत है कि अब कुदरती आफात बहुत बढ़ गई है. मगर अब जब ये कुदरती आफात वकू पजीर होती हैं तो इंसान के लिए कुदरती आफात से मुकाबला करना हमेशा एक
मुश्किल सवाल रहा है, चाहे वो दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक भी हों। कुदरती आफात, चाहे वो जलजिला हो या सैलाब हो, उस सूरत में नुकसानात जरूर होते हैं, अगरचे उनकी शिद्दत कम या ज्यादा हो सकती है, तो नुकसानात होते हैं। मैं समझता हूँ कि इन दरियाओं में ये जो तुगयानी की सूरत हाल है, ये गुज़श्ता कई दहाइयों में पहली मर्तबा है। और इस हवाले से खास तौर पर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम किया गया, लोगों को पहले से इनखला के लिए आमादा करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ रेस्क्यू की टीमों ने पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया। वो काबिल सताइश है, और जो चीज़ें काबिल सताइश हैं उसकी हमें जरूर सताइश करनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब सैलाब बड़े आ जाते हैं और उसके बाद सैलाबी रैले आते हैं, तो दरियाओं के बेसन में भी और दरियाओं की जो फ्लड प्लेन्स हैं उनमें पानी को जज़्ब करने की सलाहियत कम हो चुकी होती है। तो कम शिद्दत के रेले भी नुकसान का बायस बनते हैं, और उसके साथ साथ हिफाजती पुश्ते और बंद जो है वो भी कमजोर पड़ चुके होते हैं, तो उनमें भी शगाफ मुतवक्के होते हैं। अच्छा, मेरा फ्रैंकली ये ख्याल है स्पीकिंग कि वकार साहब, आप बड़े बन बनाने की बात हो रही है, खासतौर पे रावी के गिरदोनवा में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं, अब ये ऐलान हो रहा है कि नहीं, अगले 6 साल में नहीं बल्कि 6-7 महीने के अंदर कोई ऐसा मजबूत बंद बनाया जाए। तो ऐसा कोई मेरेकल पॉसिबल है, या कोई बहुत ही मजबूत बंद बनाने से इसको रोका जा सकता है? असल में जिस बंद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बंद कोई डैम की सूरत में नहीं होते कि जो पानी को रोकते हैं, बल्कि ये बंद जो है वो दरियाओं के रुख को किसी खास जी। आबादी की तरफ जाने से मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। और 6 माह से 1 साल के अरसे में इस तरह के बंद बना लेना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। दुनिया भर में इसकी मिसालें मौजूद हैं, खुद हमारे मुल्क में भी। जाहिर है अब जो है वो ये काम इंसानी हाथों की बजाय बहुत हैवी मशीनरी से किया जाता है, तो अगर वसाइल मौजूद हों और दुरुस्त प्लानिंग हो तो ये किया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या ऐसे बंद बनाकर दरियाओं के फ्लड प्लेन्स को या दरियाओं की आबी गुजरगाहों को महदूद करना या डाइवर्ट करना किस हद तक दुरुस्त है, ये एक बहुत अहम सवाल। ठीक सर, लास्टली आने वाले कितने दिन तक, क्योंकि ये मॉनसून का लास्ट स्पेल बताया जा रहा है, और लास्ट स्पेल जो है वो फोरकास्टिंग है कि 7 सितंबर तक चलेगा। अब जाहिर है वो फ्यूल टू फायर वाली बात है कि एक तरफ मॉनसून का हैवी स्पेल है, दूसरी तरफ से भारत की तरफ से पानी आने का खतरा है। तो आपको कितने दिन तक ये प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है ये सारी सिचुएशन? जाहिर है जो इमदादी काम है और बाकी इसके बाद का जो पोस्ट फ्लड सिचुएशन है वो तो इसके बाद अकर होगी। अभी तक ये सिचुएशन आपको जो फ्लैश फ्लड्स वाली है वो कितने दिन तक प्रोलॉन्ग होती हुई नजर आ रही है? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहूंगा, जी। क्योंकि इस बात की सही पेशन गोई तो या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी काम नहीं है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको ये बता सकता है कि बारिश कितनी होगी और किन इलाकों में होगी, और दरियाओं को जो रेगुलेट करने वाले इदारे हैं वो अलहदा से आपको ये बता सकते हैं कि दरियाओं में कितने पानी की आमद मुतवक्के है। ये तमाम शुमार जिस इदारे के पास इकट्ठे होते हैं वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं। हम अब तक जो सैलाबी सूरत हाल वाक़ हो चुकी है वो एक इंसानी अलमिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि तवज्जो बहुत अहम है। और इस वक्त क्योंकि ये मैदानी इलाके के सैलाब हैं, यहाँ पर वाटर रिटेंशन यानी पानी ठहर जाता है, और उससे वाटर बॉर्न डिजीजेस यानी पानी से पैदा होने वाली गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें पानी साफ और पीने के पानी के जखायर जब सैलाबी पानी से आलूदा होते हैं, तो उसके पीने से दस्त की बीमारियां जो है वो लाहक होती हैं, फिर वो एक वबाई शक्ल भी इख्तियार कर सकती हैं। जल्दी अमराज भी खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों में दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ मच्छर की अफजाइश जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा पंजाब भर के तुलो अर्ज में जो भी रजाकार नॉन फूड आइटम्स की तरसील कर रहे हैं मदद करने के लिए, उनको चाहिए कि जल्दी अमराज के लिए अमूमी रैश क्रीम्स जो बाजार में दस्तयाब हैं उनको अपने आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन आइटम्स की लिस्ट में शामिल रखें। इसी तरह दस्त से बचाव की गोलियां, पानी साफ करने की गोलियां, और सैनिटरी पैड्स, और इसके साथ साथ डब्बा बंद खुराक, और साथ साफ पीने का बॉटल्ड वाटर यानी बोतलों में भरा साफ पीने का पानी
उसको भी जरूर इसमें शामिल ठीक। रखें। इसके साथ साथ एक बहुत छोटी सी चीज है, मच्छर मार जो अद्वियात हैं जो इंसान अपने जिस्म पर लगा सकता है, जिससे सैलाब में वो लोग जो खुले आसमान के तले रह रहे हैं वो मुस्तफीद हो सकते हैं और मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकार शिराजी साहब। यकीनन लेवल डाउन हो जाएगा, सैलाब चला जाएगा, लेकिन जो क्राइसिस इसके बाद पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। लाहौर में बेहंगम शहरी फैलाव को रोकने और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए सफ़ायर बे प्रोजेक्ट लाहौर का एक अहम और इनकलाबी मंसूबा ख्याल किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी को सामने रखते हुए बनाया गया है। ये मंसूबा इसलिए भी ख़ास है कि इसका मकसद सिर्फ रिहायशी या तिजारती तामीरात नहीं, बल्कि आवाम की हिफाजत, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और शहर के देरपा मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। इस हवाले से डेवलपर्स ने सबसे पहले पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों और अफराद के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है। उनका कहना है कि आवाम के जानो माल की हिफाजत और उनकी फलाह हमेशा इस मंसूबे की अव्वलीन तरजीह रही है और फिर रहेगी। इस मंसूबे को एक ऐसे कंसोर्शियम ने आगे बढ़ाया है जो पाकिस्तान के चंद बड़े और मोतबर कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से बड़े मंसूबे मुकम्मल किए हैं, मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा किए और मईशत को सहारा दिया है। उनकी पहचान सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि ईमानदारी, शफाफियत और हुकूमती कवानीन की पाबंदी भी है। यही वजह है कि उन्होंने इस मंसूबे में भी अरबों रुपए की सरमायाकारी की और इसे अपने अमली तजर्बे और विजन के साथ आगे बढ़ाया। अब सफ़ायर बे प्रोजेक्ट का असल मकसद लाहौर में बढ़ती हुई बेहंगम आबादी और गैर मनसूबाबंदी के असरात को कम करना है। शहर में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और फैलाव ने न सिर्फ ट्रैफिक और सहूलियात के मसाइल पैदा किए हैं, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी तेज़ी से नीचे जा रही है। इस मंसूबे का एक बड़ा हदफ ज़ेरे ज़मीन पानी को बहाल करना और माहौल दोस्त तरक्की को फ़रोग़ देना है, ताकि आने वाली नस्लों को एक महफूज और सेहतमंद माहौल मैसर हो। ज़मीन हासिल करने के बाद डेवलपर्स ने पिछले 3 सालों में कोई प्लॉट या ज़मीन फ़रोख्त नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ तरक्याती कामों पर मरकूज़ रखी है, जिनमें दरिया का रुख दुरुस्त करना, सैलाब से बचाव के बंद और पुश्ते तामीर करना शामिल है। ये फैसला इस बात का सबूत है कि मंसूबे के मुंतज़मीन महज मुनाफे के पीछे नहीं बल्कि अवामी सलामती को तरजीह दे रहा है। डेवलपर्स का कहना है कि जब तक ये हिफाजती इक़दाम मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं हो जाते, उस वक्त तक कोई भी ज़मीन आवाम को फ़रोख्त नहीं की जाएगी। इस मंसूबे के तमाम तरक्याती काम नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान यानी नेस्पाक की मंजूरी के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। इस इदारे की मंजूरी इस बात का सबूत है कि मंसूबा टेक्निकली और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में आला मयार पर खड़ा है। बंद, पुश्ते और दीगर ढांचे इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो गुज़श्ता 100 साल में आने वाले सबसे बड़े सैलाब से भी ज़्यादा ताकतवर और महफूज हों। हालिया सैलाब इस बात की गवाही देते हैं कि जहाँ जहाँ ये तामीराती काम मुकम्मल हो चुके थे वहाँ के इलाके महफूज रहे और पानी का नुकसान कम से कम हुआ। ये इस मंसूबे की अफादियत और संजीदगी को जाहिर करता है। शफाफियत और कवानीन की पाबंदी इस मंसूबे की बुनियाद है। अब ये तमाम तरक्याती सरगर्मियाँ रूडा की मंजूरी और निगरानी के तहत की जा रही हैं और डेवलपर सख्ती से हुकूमती कवानीन, हिफाजती उसूलों और इदारा जाती की पैरवी कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 14.772 अरब रुपए इस मंसूबे पर खर्च किए जा चुके हैं। ये खतीर रकम ज़मीन की खरीदारी, दरिया की दुरुस्तगी और सैलाब से बचाव के इक़दाम पर इस्तेमाल की गई है। अब जाहिर है ये हालिया फ्लड्स इस बात का तकाजा भी कर रहे हैं कि ऐसे मंसूबे खड़े किए जाए जो फ्लैश फ्लड्स के नुकसानात को सामने रखते हुए को हिफाजती इक़दाम, हिफाजती तदाबीर के तहत जो फ्लड्स प्रूफ बिल्डिंग्स हैं वो तैयार की जा सके। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। हुकूमत और अवाम का रिश्ता एतमाद पर कायम होता है। जब तक हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे तब तक यह रिश्ता मजबूत रहता है। लेकिन अगर हुकूमत अवाम के हकीकी मसाइल से नजरें चुरा ले, सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी मफादात को तरजीह देना शुरू कर दे, तो यही रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। अवाम के अंदर एहसास महरूमी जन्म लेने लगता है और यह एहसास इब्तिदा में खामोशी से बढ़ता है, लेकिन जब यह हद से तजावुज़ कर जाए तो अवामी गैज़ो गज़ब में तब्दील हो जाता है। ये गुस्सा कभी एहतजाज की सूरत में सामने आता है, कभी हड़तालों में, और कभी ऐसा भी होता है कि पूरे मुल्क में एक बहरानी कैफियत जन्म लेती है। जब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगे, जब उन्हें लगे कि उनकी कुर्बानियों और टैक्सेस के बदले में हुक्मरान सिर्फ अपने लिए आसाइशें जमा कर रहे हैं, और जब उन्हें महसूस हो कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही और ना उनके मसाइल हल किए जा रहे हैं, तो फिर वो हुकूमत पर से अपना एतमाद ख़त्म कर लेते हैं। और तारीख़ गवाह है कि जब अवाम अपने हुक्मरानों से एतमाद उठा लें तो बड़े बड़े निज़ाम हिल कर रह जाते हैं।
ऐसा ही एक वाकया उस वक्त पेश आया जब हुकूमत ने अवाम की फलाह की बजाय अपने नुमाइंदों के मफादात को तरजीह दी। खबर आई कि अरकान पार्लियामान की तनख्वाहों और मराहत में भारी इजाफा किया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब आम लोग महंगाई, बेरोजगारी और सहूलियात की कमी से दो चार थे। यह ऐलान अवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ था। यही वजह थी कि लोगों के अंदर पाई जाने वाली महरूमी और गुस्सा सड़कों पर निकल आया। देखते ही देखते मुल्क में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। तलबा, मजदूर, आम शहरी सब एक ज़बान में पुकारने लगे। उनके नारे हुक्मरानों के खिलाफ थे। वो पूछ रहे थे कि जब अवाम दो वक्त की रोटी को तरस रहे हों तो ऐसे में हुक्मरानों को मजीद मराहत देने का क्या जवाज़ है। यह एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता गया। हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकल आए। पार्लियामान के करीब पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी शुरू की। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब गुस्सा हद से बढ़ जाए तो रुकावटें बेमानी हो जाती हैं। मुश्तइल हुजूम ने पार्लियामान की इमारत के करीब जमा होकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए, लाठी चार्ज किया, लेकिन मुजाहिरीन पीछे हटने की बजाय और ज़्यादा पुरजोश हो गए। जल्द ही हालात काबू से बाहर हुए। मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई। कुछ ही देर में गुस्सा पार्लियामान की इमारत की तरफ मुड़ गया। हुजूम ने दरवाजे तोड़ दिए और वो अंदर दाखिल हो गया। चीखों पुकार, नारे और धुआं फ़ज़ा में घुल गया। कुछ मुजाहिरीन ने पार्लियामान की इमारत को ही आग लगा दी। शोले आसमान तक बुलंद होने लगे। आग लगने से अंदर फंसे कई अफराद ने जान बचाने के लिए इमारत की खिड़कियों से छलांगे लगा दी। कई के हाथ पांव टूट गए, कई जख्मी हुए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों ने सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दिया। आंसू गैस, पत्थरों और लाठियों की बारिश में कई लोग गिरे और जख्मी हुए। इस अफरा तफरी में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए। शहर का माहौल खौफ और कशीदगी में डूब गया। हालात हुकूमत के हाथों से बेकाबू हो गए और यूं हुकूमत मुजाहिरीन को मुंतशिर ना कर सकी। मुल्क में फैलने वाले इन मुजाहिरों के बाद हुकूमत को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। हुक्मरानों ने ऐलान किया कि अरकान पार्लियामान की मराहत में किए गए इजाफे को वापस लिया जा रहा है और कुछ पॉलिसीज़ को भी मनसूख किया जा रहा है, लेकिन अवाम का एतमाद मजरूह हो चुका था। तलबा तंजीमों ने ऐलान किया कि एहतजाज जारी रहेगा। अब ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये सब कुछ इंडोनेशिया में हुआ है, जहाँ अवाम ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों और बरात में इजाफे के खिलाफ अपने भरपूर गुस्से का इजहार किया और मुल्क एक शदीद बहरान से दो चार हो गया। अब ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि जब हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता टूट जाए तो निज़ाम कितनी तेज़ी से बहरान में दाखिल हो जाता है। अवामी आवाज़ को दबाना मुमकिन नहीं, और जब ये आवाज़ एक तहरीक में ढल जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।